हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और मार्केट में काफ़ी गिरावट आई। ओवरऑल पोर्टफोलियोज में गिरावट आई। निफ्टी इंडेक्स ज़्यादा नहीं गिरा। और ऐसे में जो डाउट आता था कि अभी विवेक भाई पोर्टफोलियो तो नीचे जा रहा है लेकिन मार्केट तो ऊपर ही है, तो इस चीज़ को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी। लास्ट वीडियो जो आप देखोगे कि निफ्टी अप बट पोर्टफोलियो डाउन, व्हाट इज़ द रीज़न। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि निफ्टी एक्चुअल में ब्रॉडर मार्केट को एज सच इंडिविजुअल पोर्टफोलियोज को उतना अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाती जितना अच्छे से स्मॉल कैप निफ्टी 250 इंडेक्स कर पाता है, क्योंकि उसमें लार्ज कुछ स्टॉक्स को छोड़कर बाकी 250 स्टॉक्स रहते हैं। तो लेकिन अभी मार्केट में जो रिस्क की अगर हम बात करें कि यहाँ से क्या सिनेरियो नज़र आता है, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से लगातार मार्केट गिर रही है ओवरऑल पोर्टफोलियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चल के क्या रिस्क नज़र आता है? देखो, मार्केट में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या-क्या रिस्क थे जिसकी वजह से मार्केट डाउन आई थी। सबसे बड़ा रीज़न, जब मैंने लास्ट ईयर जून में वीडियो बनाई थी दैट मार्केट में बी बैड फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स, तो उसमें मैंने सारे रीज़न्स एक्सप्लेन किए थे और वो उसमें सबसे बड़े रीजंस थे लोगों के पास सेविंग का ना बचना, इंटरेस्ट रेट का हाई रहना, इन्फ्लेशन का हाई रहना, और जिसकी वजह से ईएमआईज़ की कॉस्टिंग बढ़ जाना, और ईएमआई की कॉस्टिंग इंटरेस्ट की वजह से भी बढ़ जाना, एज़ वेल एज़ जो एसेट्स हैं, जो जो खर्चे हैं, वो भी बढ़ जाना। तो चारों तरफ से मार पड़ रही थी, और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था और इंटरेस्ट रेट हाई थे, तो कंपनीज़ के प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी नहीं बढ़ी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एम्प्लॉइज़ का एप्रिसिएशन मीन्स अप्रेज़ल होना चाहिए, जो इंक्रीमेंट होना चाहिए सैलरी में, वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा था उस स्पीड से। अभी वो सारे रीज़न्स यहाँ पर ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। जैसे जीएसटी भी कम हुआ और इनकम टैक्स रेट भी कम हुए। यहाँ पर इन्फ्लेशन भी कम हुआ और इंटरेस्ट रेट भी कम होते चले जा रहे हैं लगातार। जैसे हम बाकी रिस्क की बात करें, जैसे ट्रंप को लेकर रिस्क है, या फिर किसी भी वॉर को लेकर रिस्क है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ घंटों की कुछ 2 दिन की यहाँ पर वॉर भी हुई, और प्रेशर भी आया अमेरिका की तरफ से कि मैंने वॉर बंद कराई किसी भी तरीके से, बस ये एक बार मान जाएँ। लेकिन चीज़ें यहाँ पर जो रिलेशंस हैं एक तरीके से इंडिया और यूएस के उतने अच्छे नहीं रहे। यूएस ने जो आईटी कंपनीज़ हैं उनको भी यहाँ पर प्रॉब्लम में लाने की कोशिश की, फार्मा कंपनीज़ को भी प्रॉब्लम में लाने की कोशिश की। लेकिन इन सब चीज़ों के चलते हुए, इन सब चीज़ों के बावजूद जो इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बढ़कर आया। ये अपने आप में एक अच्छी हम इंडियन इकोसिस्टम की अगर हम बात करें आज की डेट में, इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग होने की बात करें, तो उन सब चीज़ों को झलकाता है। यहाँ पर एक रिस्क जो सबको नज़र आ रहा था कि रुपी यहाँ पर काफ़ी डाउन हो रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखो, कई बार अपनी करेंसी को डाउन होते रहने देना भी एक स्ट्रैटेजिक मूव होता है, और इस तरह का मूव चाइना ने बहुत सालों तक अपनाया जिससे उनके एक्सपोर्ट को बेनिफिट मिल सके। सेम यहाँ पर नज़र आता है कि अगर रुपी को यहाँ पर लोअर रखा जाए या हायर रखा जाए, तो एक तरफ फ़ायदा होगा, एक तरफ नुकसान होगा। इम्पोर्ट को फ़ायदा होगा तो एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा, एक्सपोर्ट को फ़ायदा होगा तो इम्पोर्ट को नुकसान होगा। तो इसलिए शायद इस बार इसको ओपन छोड़ दिया गया कि इसको अपने हिसाब से शायद सेटल होने देते हैं कि अगर इम्पोर्ट करने में महँगाई आती है, तो जो एक्सपोर्ट करने वाले फ़ील्ड हैं, उनको उतना फ़ायदा हो जाएगा, और उसी के चलते यहाँ पर आईटी इंडेक्स को भी थोड़ा-सा बेनिफिट होते हुए नज़र आया। मीन्स आईटी कंपनीज़ जो नीचे जा रही थी लगातार, शायद अब ऊपर आएँगी, और उन्होंने थोड़ा-सा उछाल भी दिखाना शुरू किया, क्योंकि प्रॉफ़िटेबिलिटी के ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। जितना ज़्यादा रुपये यहाँ पर डाउन जाएगा, उतना ही आईटी कंपनीज़, जो आईटी सर्विस कंपनीज़ हैं इंडिया की, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब सारी कंपनीज़ इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ती है। इनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ने के लिए इस तरह से ध्यान दिया गया, जो कंज़्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं या एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी बढ़ाने के लिए जीएसटी रेट कट किए गए, और जो बैंकिंग इंडस्ट्री है, जहाँ पर ईएमआई पे होती है, उनको बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स रेट कम किए गए, और अब इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, जिससे ईएमआई में और ज़्यादा यहाँ पर लोगों को थोड़ी-सी ईज़ी रहे। यानी कि वो सेम मीन्स जो सेम परचेज़िंग है, उसको कम ईएमआई पर परचेज़ कर सकें, और इंटरेस्ट रेट कम होने का फ़ायदा अक्रॉस द बोर्ड जितने भी मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, उन सबको होता है, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी हद तक जो इंटरेस्ट रेट लगाए जाते हैं बैंकों की तरफ से, क्योंकि वो कंपनीज़ स्मॉल हैं, तो थोड़े से हायर साइड पर लगते हैं, और वहाँ अगर थोड़ा-सा भी इम्पैक्ट आता है इंटरेस्ट रेट कम होने से, तो उनकी नेट प्रॉफ़िटेबिलिटी पर सीधा-सीधा इम्पैक्ट आता है। एक चीज़ ध्यान से समझना, जब
इंटरेस्ट रेट की साइकिल डाउन साइड पर शुरू होती है, लगातार कम होनी शुरू होती है, भले वो थोड़ी थोड़ी स्पीड से हो। जब भी कम होगा, वैसे ही सारी ही कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट ऑल द कंपनीज, क्योंकि डेट फ्री कंपनीज तो हैं ही कितनी, जितनी भी कंपनीज हैं, उन सब कंपनीज का यहाँ पर इंटरेस्ट कॉस्ट कम होना शुरू हो जाता है, जिससे सीधा सीधा उनके पास फ्री कैश फ्लो बढ़ता है, और फ्री कैश फ्लो से उतनी अमाउंट से अगर वो यहाँ पर अपने डेट को कम करें या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगाएं, तो दोनों तरीके से ही नेट प्रॉफिटेबिलिटी फिर से बढ़ जाती है। तो ये एक साइकिल स्टार्ट होती है। एक बेकार साइकिल शुरू हुई थी जब इंटरेस्ट रेट डाउन थे और इंटरेस्ट रेट हाई होते चले गए। अब दूसरी साइकिल शुरू हो रही है जब इंटरेस्ट रेट हाई थे और डाउन होते शुरू हो रहे हैं। यहाँ पर चारों तरफ जितने भी एक्चुअल में रिस्क थे, वो सारे रिस्क एलिमिनेट होते हुए नजर आते हैं। जहाँ तक यूएस एंड इंडिया के जो टैरिफ ट्रेड्स की बात है, तो अब हम इस बात को समझ गए हैं कि जब जीडीपी के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं कि वो जितना मर्जी कर ले, हम दूसरी मार्केट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि अगर यूएस के साथ इंडिया के ट्रेड्स जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाए तो इंडियन जीडीपी यहाँ पर कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि टोटल इम्पैक्ट अगर आएगा तो मैक्सिमम 0.75% टोटल जीडीपी का आएगा। तो अगर जीडीपी रेट बिना यूएस डिसरप्शन के 7% होती, तो यूएस डिसरप्शन के साथ अगर ये बिल्कुल भी जीरो भी हो जाए, ऑलमोस्ट मीन्स नेग्लिजिबल सी रह जाए, और वहां पर वो इंडिया से इंपोर्ट करना बंद कर दें, तो 0.75% के आसपास का इम्पैक्ट आता है, मैक्सिमम 1% के आसपास। और उतना ज़्यादा इम्पैक्ट देखा नहीं गया, बिकॉज आईटी कंपनीज आर वर्किंग एज यूजुअल, और बाकी सारी कंपनीज भी बहुत कम डिसरप्शन के साथ काम कर रही हैं। और जिन कंपनीज को थोड़ा सा, जिस इंडस्ट्री को डिसरप्शन आया भी, जहाँ फर्क पड़ा भी, तो दूसरी मार्केट्स ओपन कर दी गई, और इसीलिए जीडीपी के नंबर्स अच्छे आए। अब यहाँ से जो आगे का रिस्क है, वो रिस्क बचता क्या है यहाँ पर, आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अभी नेक्स्ट 12 मंथ्स में मार्केट में डाउन साइड का कोई रिस्क नहीं बचता। यहाँ पर ऐसा रिस्क नहीं है कि ये हो गया तो मार्केट डाउन चली जाएगी, वो हो गया तो डाउन चली जाएगी। जितने भी डाउन साइड वाले फैक्टर्स थे, ऑलमोस्ट सारे यहाँ पर फैक्टर्ड इन हैं, और सिर्फ अपसाइड यहाँ से नजर आती है, जो सारे मैक्रो इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड जो एक इंटरेस्ट रेट कम होने की साइकिल शुरू हो रही है, उसका जो इम्पैक्ट है, और जो लोगों के पास शायद सेविंग ज़्यादा होगी, जीएसटी का इम्पैक्ट है, इनकम टैक्स रेट का इम्पैक्ट है, और जब ये सारे इम्पैक्ट आते हैं तो वहाँ पर कंपनीज के जब प्रॉफिट बढ़ते हैं, तो कंपनीज के में जो अच्छी कंपनीज हैं, बड़े लार्ज स्केल पर जो एम्प्लॉयमेंट देती हैं, उन कंपनीज में एम्प्लॉयज़ का इंक्रीमेंट भी अच्छा होता है। वो शायद 7-8% से बढ़कर 10-12% के आसपास हो, तो उससे भी एक इम्पैक्ट निकल कर आता है। तो यहाँ पर अगर कोई रिस्क है, तो मार्केट में अपसाइड का रिस्क है, डाउन साइड का रिस्क नहीं है। कि अपसाइड का भी रिस्क होता है क्या विवेक भाई? यस, बुल मार्केट में जब बुल मार्केट शुरू होती है तो अपसाइड का भी रिस्क निकल कर आता है, और वो रिस्क ये होता है कि जब मार्केट निफ्टी को हम देखते हैं, और निफ्टी लास्ट लाइफ टाइम हाई पर नजर आती है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो में काफ़ी स्टॉक्स 30-40% भी डाउन नजर आते हैं, कुछ फ्लैट नजर आते हैं, कुछ 10-12% प्लस में नजर आते हैं। ओवरऑल अगर हमारा पोर्टफोलियो 15-16% माइनस में नजर आता है, जबकि निफ्टी वापस से टॉप पर जा चुका है, तो उस टाइम पर रिस्क ये होता है कि जैसे ही अपने कुछ स्टॉक्स प्लस में आना शुरू होंगे, तो शायद हमें लगे कि ये घटिया स्टॉक्स थे, इनसे निकल जाए तो बेटर है, ये घटिया स्टॉक्स थे, इनसे निकल जाए तो बेटर है। और वो घटिया स्टॉक्स भी लगातार ऊपर चल रहे होते हैं, क्योंकि जब मार्केट में मंदी आती है तो अच्छे स्टॉक्स भी डाउन जाते हैं। ऐसा नहीं है जब मार्केट में मंदी आती है तो अच्छे स्टॉक्स डाउन नहीं जाते। क्या टीसीएस बेकार कंपनी नहीं, बेकार कंपनी है? नहीं। हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल्स दिए थे। जितनी भी अच्छी कंपनीज हैं उनमें भी 70-80% के स्टॉक्स मीन्स नीचे ही गए हैं जब मार्केट नीचे जाती है। तो सेम तरीके से जब मार्केट ऊपर जाती है तो उस टाइम पर अगर एक जनरल टर्म्स में बात की जाए तो गधे घोड़े सब भागते हैं यहाँ पर, और जिन गधों की टांगे टूटी होती हैं वो भी भागते हैं, और जिन गधों की टांगे भी नहीं होती हैं ना, वो भी क्रोल करके चल चल जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अच्छी कंपनीज, बेकार कंपनीज, सुपर कंपनीज, थर्ड ग्रेड कंपनीज सब चलती हैं जब मार्केट में इस तरह का बुल रन आता है। आगे नेक्स्ट 12 मंथ्स में यही इस तरह का बुल नजर आता है, तो मार्केट में जो आने वाले 12 मंथ्स में जो रिस्क है, वो डाउन साइड का रिस्क नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ऊपर का रिस्क नजर आता है, और ऊपर के रिस्क को यहाँ पर एलिमिनेट करने का, और इस रैली को यहाँ पर फायदा लेने का एक ही तरीका है कि जो स्टॉक्स आपने टारगेट तक रखे हुए हैं उनको टारगेट तक रखा जाए। समटाइम्स क्या लगता है कि सपोज हमने आपसे 10 मंथ्स पहले या 12 मंथ्स पहले जब मार्केट टॉप पर थी, तब 100 रुपीज़ पर कोई शेयर लिया और टारगेट उसका 140 था, और मार्केट के चलते वो नीचे आ गया। अभी सपोज वो अभी भी 80 रुपीज़ चल रहा है, तो ऐसा लगता है कि मार्केट तो ऊपर चली गई, ये 80 का 140 थोड़ी जाएगा, अभी तो इसको पता नहीं कितने साल लगेंगे 140 जाने में।
तो जब भी इस तरह की बातें नज़र आएँ तो उस टाइम पर जब भी पहले 12 मंथ्स, 13 मंथ्स या 1 एंड हाफ ईयर के दौरान जो बुल रन आए हैं, उस टाइम पर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और बाकी सारे शेयर्स की रफ्तार देखना कि कितने परसेंट वो ऊपर जाते हैं। ना तो उनको अपना माइनस को रिकवर करने में टाइम लगता है और ना ही फर्दर 40-50%, 60% रैली लेने में टाइम लगता है। जब ये रैली आती है तो बहुत फास्ट आती है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लोगों के स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहे होते हैं और वहाँ पर टारगेट अचीव हो रहे होते हैं, लोगों का पैसा बढ़ रहा होता है और जब लोगों का पैसा बढ़ रहा होता है तो वो एमटीएफ पर और ज़्यादा बाइंग कर पाते हैं और एमटीएफ ट्रेड करने वालों के स्टॉप लॉस उस टाइम पर कम हिट होते हैं, तो लगातार एक लिक्विडिटी बन जाती है मार्केट में निकलने की, दूसरे स्टॉक को लेने की, तीसरे स्टॉक को लेने की, क्योंकि फंसे हुए मार्केट में, नीचे डाउनसाइड मार्केट में पीपल डोंट वांट टू सेल लॉट ऑफ टाइम, वो बेचना पसंद नहीं करते और बेचना पसंद नहीं करते उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्टॉक्स खरीदे हुए हैं वो खरीद कर बैठे हुए हैं, न्यू स्टॉक्स लेने के पैसे नहीं हैं, तो मार्केट ना स्लगिश हो जाती है, रुक सी जाती है। लेकिन जब मार्केट चलना शुरू करती है तो उसमें मूवमेंट आनी शुरू होती है और जो स्मॉल कैप है या मिड कैप है या फिर यहाँ पर लोअर क्वालिटी या मिड क्वालिटी या फिर प्रीमियम मिड क्वालिटी के जो स्टॉक्स हैं, उन सब में यहाँ पर तेज़ी नज़र आती है। तो रियल रिस्क आज की डेट में अगर नेक्स्ट 12 मंथ्स की बात करें, मैं जैसे रिपीट कर रहा हूँ, तो वो डाउन साइड का मुझे नज़र नहीं आता, वो यहाँ से अप साइड का नज़र आता है। ऐसे में जल्दबाजी करने के बदले अपने स्टॉक्स को टारगेट तक रखना ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके पास दूसरी कोई चीज़ें हैं कि नहीं, ये कंपनी ही बेकार है और मैं कंपनी से वेट कर रहा हूँ निकलने का और बेटर दूसरी कंपनी में मैं एंटर कर जाऊँगा जो अभी भी निचले लेवल पर है, तो वो एक तरीका ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज़ आपकी कंपनी अच्छी है, बिज़नेस वाइज़, फाइनेंशियल्स वाइज़, और क्योंकि सिर्फ़ स्टॉक प्राइस नीचे है, तो वहाँ से निकलना नहीं चाहिए। आप अपने पोर्टफ़ोलियो को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, कंपनीज़ जो अच्छी हैं और कंपनीज़ जो अच्छी नहीं हैं। तो जो कंपनीज़ अच्छी हैं, उनको एट पार पर निकला जा सकता है या 10-15% प्रॉफ़िट पर निकला जा सकता है। लेकिन जो कंपनीज़ अच्छी हैं और स्टॉक प्राइस डाउन है, जस्ट बिकॉज़ स्टॉक प्राइस डाउन है, इसलिए उन कंपनीज़ को बेकार नहीं समझना, उन कंपनीज़ को यहाँ पर एट पार पे नहीं निकलना, उनको फिर टारगेट पर ही निकलना। रिस्क अपसाइड का है, डाउनसाइड का यहाँ से नहीं है। आई विल कीप ऑन शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू। आप अपना ख्याल रखो, दोस्तों के साथ शेयर करो। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।